आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए पहले 2 अंक की महत्व बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी मैं बताते जा रहा हूँ। मैपिंग वाले के लिए कह रहे थे तो हमने भारत का मैप, विश्व का मैप, उसका भी आपको क्या तैयारी करा दी हुई। आज इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंक की अति महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, ये पार्ट 1 है। ओके, तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है आपका, स्वेज नहर के बारे में आपको ये दिया हुआ है, शायद पनामा नहर के बारे में दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना। जैसे आपका जो स्वेज नहर है, ओके, इससे क्या फायदा होगा कि इसे अगर आपको क्या है मैपिंग में भी एक डायरेक्ट पूछ लिया पनामा नहर का है, उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप मैप में भी बता पाएंगे। ओके, तो कई बार से आपको क्या है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा मिल सकते हैं पढ़ने का। पढ़ लीजिएगा, स्वेज नहर कहाँ, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर, यह नहर क्या अटलांटिक महासागर को है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ओके, सेकंड है, स्वेज नहर पनामा नहर की अपेक्षा बड़ी है, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, जबकि पनामा नहर क्या है स्वेज नहर की अपेक्षा छोटी है। वे इसकी लंबाई क्या है 80 किलोमीटर है, मतलब पनामा नहर स्वेज नहर की तुलना में छोटी है। इस प्रकार से आपका दिया है, तीनों अंतराक्षर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में भी अंतर इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। वैसे तो आप जानते हैं लघु उद्योग जो कुटीर उद्योग होता है, ये क्या होता है, कुटीर उद्योग दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। यह दक्षता पारिवारिक संपत्ति होती है। लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ। अगर मान लो एक प्रकार से देखें हम लोग तो जो कुटीर उद्योग है लघु उद्योग की तुलना में और भी छोटे होते हैं। इस प्रकार से हमारा तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपको पढ़ाया गया है, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक निर्माण विनिर्माण की कोई 3 विशेषताएं लिखी। ओके, देख लेते हैं। आधुनिक बड़े पैमाने में होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है। पहला है आपको कौशल का विशिष्टीकरण, दूसरा है आपका यांत्रिकरण, तीसरा है प्रौद्योगिकी का नवाचार। ये 3 पॉइंट पहले आपको याद रख लेने के बारे में आप देख लीजिएगा। कौशल का विशिष्टीकरण किस प्रकार से, शिल्प विधि से कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता था, जो कि क्या आदेश अनुसार बनाया जाता, अतः इसमें लागत अधिक आती थी। अधिक उत्पादन के लिए क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार से ही कार्य करे, जिसमें क्या विशेषता हो गए। नेक्स्ट है यंत्रीकरण। यांत्रिकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने में के लिए मशीन व उपकरणों का प्रयोग से है। स्वचालित कारखानों व पुनर्निवेश एवं सवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली ही युक्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार में शोध तथा विकास समान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। तो इन आपके 3 पॉइंटों से माध्यम से आपके आधुनिक निर्माण की कोई विशेषताएं बताएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक यार रोपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोपण किसी कैसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। रोपण किसी क्या है, हमारा ये हेडिंग आपकी रोपण किसी की। रोपण किसी क्या है, जब कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है तो उसे क्या है रोपण या व्यापारिक कृषि कहते हैं, क्योंकि इस कृषि में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होती है, जिससे न शब्द लाभ प्राप्त होता है, इस में मुद्रादायी कृषि भी होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या दी हुई है, तो ये आपकी विशेषताएं दी है रोपण या व्यापारिक कृषि की विशेषताएं। जैसा पहला है, यह कृषि क्या है बड़े बड़े आकारों के फर्मों में की जाती है। कृषक फसल का उत्पादन व्यापार के लिए करता है, इसका अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है। दूसरा है कि इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों और उर्वरक आदि के अधिक पूंजी का प्रयोग किया होता है। इसमें कुशल श्रमिक काम करते हैं और ये क्या है श्रमिक स्थानीय होते हैं और कुछ क्या है प्रदेशों के दास श्रमिक भी काम करते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है। रोपण कृषि में क्या है बगान विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण ये लगाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक का वर्णन करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक से पूछे जा रहे हैं, तो ये के लिए पहला जैसे अपना दिया हुआ है इसमें प्राकृतिक धरातलीय। ओके, पहला है अपना प्राकृतिक धरातलीय बनावट। प्राकृतिक धरातल, ये आपको हेडिंग बना ले सकते हैं आप। ओके, प्राकृतिक धरातल की बनावट जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। नदियों के समतल मैदानी भाग तथा डेल्टाई भाग घने बसे हैं, जबकि क्या है पर्वतीय भाग उबड़ खाबड़ है। पठारी भाग एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है निवास की सुविधा कमी होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। ये मतलब पहला हो जाता है आपका जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने काल में कि प्राकृतिक धरातलीय बनावट। दूसरा आपका जलवायु के जलवायु हो सकता है, सम तापमान व अनुकूलित जलवायु वाले क्षेत्र घनी जनसंख्या पाई जाती है। अधिक ठंडी और अधिक गर्म जलवायु वाले भागों में क्या है जनसंख्या कम पाई जाती है। सिंपल बात है, जहाँ मतलब ठंडा और गर्म एक साथ रहता है लगभग, वहाँ जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म होता है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। तीसरा है वर्षा। भारतीय कृषि क्या है मूलतः मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है और तथा पश्चिमी की ओर कम होती है, अतः पूर्व से पश्चिम की ओर जनसंख्या कमी देखी जाती है होती है। ये हो जाता है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। याद करेंगे, पहले आपको हेडिंग याद कर लीजिएगा कि प्राकृतिक धरातलीय बनावट, दूसरा है जलवायु, तीसरा आपका वर्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है, तो ये आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण दिए हुए हैं, जैसे जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तीसरा पुत्र मोह। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण होंगे। 3 पॉइंट आपको, 3 नंबर का 3 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, निवल बोया गया क्षेत्र एवं फसल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, देख लेते हैं निवल बोया गया क्षेत्र और क्या है सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर है आपका, इस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। निवल बोया गया क्षेत्र वर्ष में एक बार बोया जाने वाला कुल क्षेत्र होता है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र योग सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। निवल बोया गया जो क्षेत्र होता है वो वर्षा में एक बार ही फसल उगाई जाती है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र में क्या है वर्ष में एक से अधिक क्या है, वर्ष में केवल एक बार फसल उगाई जाएगी किसमें, निवल बोया क्षेत्र में, और वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाएगी सकल में। ओके, नाम ये सकल होगे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यह क्षेत्र देशी कुल कृषि भूमि से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, और सकल बोया क्षेत्र में क्या है, यह क्षेत्र देश की कुल कृषि भूमि से अधिक भी हो सकता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर। नेक्स्ट हमारा शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर इंपॉर्टेंट है ये भी। शुष्क कृषि क्या होती है, शुष्क कृषि में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ क्या है वर्षा की मात्रा कम होती है, और आर्द्र कृषि क्या है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ओके, यहाँ नाम ही शुष्क, शुष्क मतलब सूखा सा रहना। ओके, मतलब वर्षा कम होती है, तो वहाँ जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ शुष्क कृषि की जाएगी। आर्द्र कृषि जहाँ वर्षा क्या है अच्छी होती है वहाँ आपकी आर्द्र कृषि की जाती है। शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि आर्द्र कृषि में वर्षा की मात्रा 150 से क्या है 200 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है, शुष्क कृषि में आपका ज्वार बाजरा मक्का तिलहन आदि फसलें बोई जाती है, आर्द्र कृषि में चावल रबर चाय आदि जो है फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 3 आपको आधार बताने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, उसके 3 आपको कारण बताने होंगे। ये कारक मतलब कारण बताने होंगे। तो पहला है जैसा आपका वस्तु का अधिक या अभाव या राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। ओके, दूसरा आपका परिवहन तथा संचार का विकास। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, पढ़ते जाइए तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है सरकार की व्यापारिक नीति। ओके, इन 3 के कारण है आपके व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पनामा नहर का महत्व बताइए। मतलब सीधा है आपका पनामा नहर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो पनामा नहर के बारे में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। अगर जैसे भी हमें अंतर वाला बताया था सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर, तो अब जैसे अभी महत्व पूछा है उसके बारे में पूछा, तो आपको पनामा नहर के बारे में जितना आपको जानकारी है वो आपको लिख देनी है। वही आपका अंतर में भी काम आ जाएगा। ओके, वही अगर आपसे मैप में पूछा जा रहा है तो मैप में भी आपको समझ में आ जाएगी पनामा नहर कहाँ है। ओके, तो ये आपका पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को जोड़ने वाली कड़ी है। इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, 12 मीटर गहरी है, 100 से 300 मीटर चौड़ी है। ओके, इसका व्यापारिक महत्व विशेषता इस प्रकार से। अब इसकी क्या है आपको यहाँ 3 विशेषताएं दी है, तो वो आपको तैयार कर लेनी है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो दोस्तों आपने अपने जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट, साथ ही दोस्तों आपको क्या है कंप्लीट आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, मैपिंग सेक्शन रहेगा, मतलब आप क्या है कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे कम समय में। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात तथा निर्यात में क्या अंतर होता है। ओके, समझ के लीजिएगा, आपको आसान है, याद हो जाएगा। आयात क्या होता है, जब हम जब किसी देश में दूसरे देशों से माल आता है तो हमारा क्या आयात होता है। आयात मतलब आने दो। ओके, जब किसी देश से आता है तो होता है आयात। ओके, निर्यात क्या होता है, जब किसी देश से दूसरे देश में माल को क्या भेजा जाता है तो कैसे क्या है निर्यात कहते हैं। ओके, आयात व्यापार के लिए क्या है देशों को अपने यहाँ से वस्तुओं अथवा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को देना पड़ता है, जबकि निर्यात में क्या है जब किसी देश में हम वस्तुओं का उत्पादन या अधिशेष हो तो वह दूसरे देशों की मांग पर उन्हें भेजता है। ओके, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है आयात और निर्यात के बारे में, इसे अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको चलवासी पशुचारण और क्या है वाणिज्य पशुधन में आपको अंतर बताना। देख लेते किस प्रकार से अंतर दिया हुआ है। तो चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया तक ही सीमित है, आप पुरानी हो जाओगे। इसमें मुख्य क्षेत्र सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य एशिया और आपका यूरोसियन का टुंड्रा तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एवं मालागासी के पश्चिमी भाग है। ये भाग बताए गए हैं। और वाणिज्य पशुधन पालन मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है, मतलब वर्तमान समय प्रचलित है नई दुनिया में। इसके मुख्य भाग आपके ये बताए गए। अब चलवासी पशुचारण चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ये मैंने आपकी यही परिभाषा में। ओके, और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। ओके, नेक्स्ट है पशु प्राकृतिक रूप से क्या जन्म लेते हैं तथा बड़े होते
होते हैं और उनकी क्या है विशेष देखभाल नहीं की जाती, जबकि पशुओं को क्या है वैज्ञानिक पद्धति से अनुसार पाला जाता है, उनकी विशेष देखभाल की जाती है। किसमें? वाणिज्य पशुधन। आपके नाम से आप इसके अंतर निकाल सकते। यहाँ वाणिज्य से मतलब होता है पैसा से, मतलब जिनका पशुधन को मतलब पशु को पाल रहे हैं तो क्यों पाल रहे हैं? पैसे के लिए। ओके, गाय को अच्छे से पाल रहे हैं तो क्यों पाल रहे हैं कि भैया दूध अच्छा बिकेगा, उससे दूध से बने पदार्थ बिकेंगे। ओके, तो इसलिए हम गाय को पाल रहे हैं। तो मतलब जब पैसों की बात होती है तो गाय की अच्छी सेवा भी की जाएगी, जबकि यहाँ इतना उद्देश्य नहीं रहता पैसे का। ओके, तो ये चलवासी पशु चार नाम है चलवासी। ओके, घूमने फिरने का किसमें काम ज्यादा रहता है? पशुओं का। ओके, तो ये वही आपको बताया, तो नाम से आप निकालिए वाणिज्य मतलब पैसे के लिए, इसलिए इसमें क्या है पशुओं की अच्छे से देखभाल की जाती है, वैज्ञानिक रूप से पद्धति से इनकी देखभाल की जाती है। ओके, जबकि वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है, जबकि चलवासी पशु में ऐसे ज्यादा देखभाल नहीं की जाती है। इस बार से आपको याद रखना है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नगरीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। जो भारत की नगर में रहने वाली जनसंख्या उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो ये आपकी विशेषताएं दी हुई है। जैसे पहला कि नगरों व महानगरों में आबादी का बसाव घना होता है, यातायात व संचार साधनों की सुविधा होती है, नगरों में शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थाएं भी उपलब्ध होती हैं। दूसरा है कि नगरों में आवास की समस्या होती है, घर धूप प्रकाश हवा से वंचित तथा शीतलन से भरे होते हैं। नगरों में पर्यावरण की समस्या विकराल होती है। ये सब बताया, मतलब पर्यावरण जो नगर में जो जनसंख्या रहनी है उन्हें कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, साथ ही उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, वो दोनों सब आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट हमारा कि नगरीय जनसंख्या मुख्यतः द्वितीयक एवं तृतीयक प्रकार के व्यवसाय, मतलब जैसे हो गए उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी आदि में लगी होती है और एवं उनका क्या शोषण होता है, घनी व निर्धन बस्तियां बनी रहती होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई आपसे 3 उपाय पूछे जा रहे हैं। पहला है विवाह की निर्धारित आयु में क्या वृद्धि की जाए। ओके, ये हो जाता है, आगे देख लेते हैं। तीसरा है कि यह शिक्षा का प्रसार किया जाए, वृद्धावस्था के प्रति सुरक्षा। ये आपके 3 हैं आपको जनसंख्या वृद्धि के उपाय, ओके, कम करने के उपाय। नेक्स्ट हमारा जल संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। तो आप ये अपने से ही बता सकते हैं कि हम जैसे जल संसाधन मतलब जल की सुरक्षा करनी है, तो हम जल संसाधन की सुरक्षा किस किस तरीके से कर सकते हैं वो आपसे पूछे जा रहे होंगे। तो जैसे पहला बात दिया हुआ जल संरक्षण का एवं उपयोग पर शासन एवं सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान पर चलाकर मतलब जागरूकता फैलाकर लोगों पर। होगे, दूसरा है जल संग्रहण तथा इसके अपव्यय को रोक कर जल संसाधन का संरक्षण करके छोटे बड़े सभी नदी जल संभारों में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा और जल प्रदूषण को क्या मुक्त रखा जाए। ओके, तीसरा आपका क्या दिया हुआ है कि जल अधिक वाले क्षेत्रों में नहरों द्वारा जल उन स्थानों तक पहुंचाया जाए जहां जल की मात्रा कम होती है। भौम जल की विवेकपूर्ण उपयोग करके हम क्या है जल संसाधन को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी होंगी। भू संसाधन की पर्यावरणीय समस्याएं तो ये आपकी दी हुई है। जैसे पहला है आपका भूमि का क्षरण होना। ओके, भूमि का क्षरण हो रहा है। दूसरा है आपका मृदा अपरदन। तीसरा है लवणीकरण। भूमि का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, यदि भूमि पर लगातार कृषि की जाती है और उसका उपयोग लगातार किया जाता है, साथ ही उसमें क्या उर्वरक शक्ति घट जाती है और साथ ही वर्तमान में क्या होता है अच्छी उपज के लिए क्या उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, यूरिया वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उससे उर्वरक क्षमता जो भूमि की है धीरे धीरे घट जाती है। इससे क्या हो जाता है भूमि का क्षरण हो जाता है और कुछ समय बाद क्या है भूमि बंजर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी एक बड़ी समस्या है। इससे क्या कृषि योग्य भूमि की मृदा पवन अथवा वर्षा के जल द्वारा क्या बह जाती है। तीसरा है लवणीकरण। अधिक सिंचाई के कारण जल का बहाव से भूमि में लवण ऊपरी सतह पर आ जाते होंगे और भूमि के अनुपजाऊ बना देती है। इस प्रकार क्या है भूमि का उपयोग नहीं किया जा पाता होगे। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं भू संसाधन की विभिन्न पर्यावरणीय समस्या होगी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 16 क्वेश्चन देखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी तो उसमें और आपके जो ऐसे क्वेश्चन है उन्हें भी हम क्या कवर कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।